दोस्तों अब केटर ऑनलाइन पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों अब आज हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है और ये कैसे काम करता है, कितनी टाइप्स ऑफ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास, ठीक है, और अकाउंटिंग में इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या ज़रूरत होती है। आज हम इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अब ये सारी MCQs की सीरीज़ हैं जो आपको टेस्ट देते हुए आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बहुत काम आएंगे। अगर आप अकाउंट्स ऑडिट और फाइनेंस ऑफिसर में से किसी भी या लेक्चरर्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों अब शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं जी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास होता क्या है। इसके लिए मैंने छोटी सी समरी आप लोगों के लिए तैयार की है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। एक ही पिक्चर मैंने अब उसको समराइज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपरेशन के लिए ना दो तरीके होते हैं जो कि IAS 7 में बताए गए हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इन दोनों में अगर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताऊं तो काफ़ी ना लंबा टॉपिक हो जाएगा और इसको ना कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले भी टाइम का बहुत इशू आता है। तो दोस्तों अब सिर्फ छोटा सा आप लोगों को इसके बारे में ओवरव्यू देता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों मेथड थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं इन दोनों में, ठीक है, लेकिन आंसर इनका हमेशा इक्वली आता है। अच्छा, एक और अहम बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एक्टिविटीज़ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में होती है वो तीन तरह की होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो तमाम ऑपरेटिंग चीज़ें होती हैं हमारे पास, जिस तरह की इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक है, इंक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स वगैरह। और इन्वेस्टिंग में हमारे पास जब हम कोई नया एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, वो सारी इन्वेस्टिंग में आती हैं। अच्छा, थर्ड में हमारे पास फाइनेंसिंग होती है। फाइनेंसिंग से आप लोगों को पता है कि इशूड ऑफ कैपिटल, ठीक है, रिसीट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं चलने। नॉमिनल अकाउंट से मुराद वो अकाउंट है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, जिस तरह की डेप्रिसिएशन है, ठीक है, प्रोविजंस है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में नहीं चलती, बल्कि हम लोग इसको ऐड बैक किया करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये सारा और सारा फोकस किस चीज़ पे करता है, कैश पे करती है कि कितना आपके पास पैसा आया और कितना आपके पास से पैसा गया, ठीक है, ये सारा इस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। अगला पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, कहते हैं जी इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो आप लोग को जिस तरह मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट यही होता है कि हम लोग अपनी जो है ना कैश की पोजीशन को अपने पास चेक करें, ठीक है, एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन चेक करें, एवल्यूशन ऑफ लिक्विडिटी करें और कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। ये सारी इसका डी पॉइंट होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दूसरा हमारे पास कहते हैं इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज शोन, कहते हैं जो इंटरेस्ट है ये कहाँ पे हमारे पास आता है, आप लोगों ने याद रखना है। जिस तरह आप लोगों को अभी बताया मैंने, जो इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पे शो होता है जी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में। इन्वेस्टिंग में कैसे होगा, जब आप लोग इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, और फाइनेंसिंग में कैसे होगा, जब आप लोग इंटरेस्ट को पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड है कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस करता है जी, अभी आप लोगों को बताया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, ठीक है। ये अक्रूवल को डील नहीं करता है, नॉमिनल में किसी अकाउंट को ये डील नहीं करता। फोर्थ में हमारे पास कहता है जी इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इनडायरेक्ट मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस शुड बी प्रेजेंटेड एज, आप लोगों को अभी मैंने क्या बताया है कि जो डेप्रिसिएशन और प्रोविजंस और ये सारी जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, ये सारे हम लोग क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं, जो डी पॉइंट होगा इन एडिशन टू नेट इनकम। अच्छा, फिफ्थ है हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आप लोगों को मैंने अभी बताया है, जब आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में गौर करते हैं कि जी हम लोगों ने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा एसेट परचेज करना है, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना, डाइवर्सिफिकेशन करनी है नहीं करनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इसका डी पॉइंट होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इन्वेस्टिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। और फाइनेंसिंग में क्या चीज़ें आती हैं जी, कि आप लोग कितना जो इंटरेस्ट है वो कितना पे कर रहे हैं, कितना डिविडेंड आप लोग पे करें, क्योंकि ये फाइनेंसिंग से रिलेवेंट होता है ना। आप लोगों ने कितना कैपिटल इशू किया होता है उस पर डिविडेंड पे करें, जितना लोन आप लोगों ने लिया होता है उस पर आप लोग इंटरेस्ट को पे करते हैं। अच्छा, 6-7 हमारे पास कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ब्रिंग चेंजेस, कहाँ पे चेंजेस ब्रिंग करता है जी, कहाँ पे चेंजेस लेकर आता है। अब आप लोग को थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका होगा कि कहाँ पे जो है ना चेंजेस लेकर आता है, आपके कैपिटल वाले पोर्शन में ये चेंजेस लेकर आता है, ठीक है। तो साइज इन कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स इक्विटीज और बोरिंग ऑफ द इंटरप्राइज,
ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंडर आती हैं। अच्छा, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स कहाँ पे आएंगे जी? आप लोगों को पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। 9 में क्या है जी? कहते हैं इन इनडायरेक्ट मेथड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमेशा याद रखें इनडायरेक्ट मेथड में जो कैश फ्लो स्टार्ट होता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होता है, क्योंकि टैक्स कैश का आइटम नहीं होता, बल्कि आप लोगों की ये पेमेंट लाइबिलिटी का आइटम होता है जो आप लोगों ने हर सूरत पे करना होता है। लिहाजा हम लोग अपनी कैश की पोजीशन टैक्स से पहले की देखा करते हैं। अच्छा, 10th हमारे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कहते हैं जी इसमें से अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन सा है? तो याद रखें जी स्टोर लेजर हमारे पास अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, 11th है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग में क्या चीज़ें आएंगी जी? कलेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ पे आएंगी जी? इन्वेस्टमेंट जो ऑपरेटिंग में, क्योंकि ऑपरेटिंग में हम लोग देखते हैं ना कि हमारा जो एक्सपेंसेस हैं, ये जो हमारी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, ये जो हमारी एफिशिएंसी है वो फर्म की किस तरह जा रही है। 12 है हमारे पास जी, कहते हैं जी एक्सचेंज लॉसेज आर गेन्स आफ्टर परचेज ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट इज ट्रीटेड एज। तो फाइनेंस कॉस्ट एज ए फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट होती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जो चीज़ आप लोग एसेट लोन पे परचेज करते हैं, ठीक है, ये आप लोग किसी को लोन देते हैं या लेते हैं, तो ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोरविंग एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो। ठीक है, कहते हैं जी कैश फ्लो का आइटम कौन सा नहीं है? तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ये हमारा कैश फ्लो का आइटम नहीं है। ठीक है, बाकी डिक्रीज इन डेटर्स से क्या मुराद है कि जी आपके डेटर्स डिक्रीज हो गए, यानी कि आप उससे पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स आप लोगों को पता है जी, आप लोग पैसे रिसीव कर। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ये हमारे पास नहीं आते, ये कैश फ्लो का आइटम नहीं है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आते। याद रखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 4 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी 4? पहली इंक्रीज इन स्टॉक, और दूसरी डिक्रीज इन स्टॉक, और तीसरी इंक्रीज इन डेटर्स, और चौथी जो है ना इंक्रीज इन डेटर्स और डिक्रीज इन डेटर्स। ठीक है, ये तीसरी और चौथी होती है हमारे पास। अच्छा, 14 क्या है जी? कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो अकाउंटिंग। याद रखें दोनों होती है, अभी आप लोगों को बताया भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, 15 है, कहते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड अंडर। किस चीज़ के अंडर एडजस्ट नहीं होती? ये डायरेक्ट मेथड के अंदर। डायरेक्ट मेथड इन चीज़ों को डील ही नहीं करता, बल्कि वो डायरेक्ट आपका प्रॉफिट उठा के आपके कैश इन बैलेंसेस को उठा के उसको डील करता है। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग इन सारी चीज़ों को ऐड बैक करते हैं। 16 क्या है जी? कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन डायरेक्ट मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शुड बी प्रेजेंटेड एज। उसको हम लोग क्या करेंगे जी? ऐड करेंगे, नेट इनकम में हम लोग उसको वापस ऐड करते हैं, क्योंकि ये नॉमिनल बैलेंस होता है, एक्चुअल नहीं होता, कैश का आइटम नहीं होता। अच्छा जी, डैश रिकनसाइल्स द ओपनिंग कैश बैलेंस विद द क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ अ गिवन पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ही ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान डिफरेंसेस को देखता है, कितने पैसे हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किए हैं, कितने हम लोगों ने पे किए हैं। ठीक है। अच्छा, 18 कहते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो इज क्लासीफाइड इनटू, कैश फ्लो में किन किन चीज़ों में क्लासीफाइड होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ भी लिया है कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है। 19 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो याद रखिए जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें हमारे पास आती है। ठीक है। अच्छा, 20 हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ आता है जी? इंटरेस्ट रिसीवर, इंटरेस्ट पेड वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। 21 जी कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ब्रिंग चेंजेस इन, कहाँ पे चेंजेस लेकर आता है जी? ए और बी दोनों में, यानी कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स इक्विटीज़ और बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज में। अच्छा, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, ये कहाँ पे आता है जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास आता है। 23 में क्या है जी? कहते हैं अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज कैश फ्लो आइटम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो याद रखें जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप लोगों को पता है जब आप लोग कोई एसेट परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा पोर्टफोलियो चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना। ठीक है, तो सी पॉइंट आएगा जी कैश आउटफ्लो टू एक्वायर फिक्स एसेट। अच्छा, 24 क्या है जी? कहते हैं इन इनडायरेक्ट मेथड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो याद रखिए जी इनडायरेक्ट मेथड में आप लोगों को भी बताया भी है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है जी? ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, 25 कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द सोर्सेज एंड यूज ऑफ फंड स्टेटमेंट इज पार्ट।
कहाँ पे ये सारी चीज़ें शो होती हैं जी? हम लोग अपने एग्जामिनेशन जो सोर्सेज होते हैं ये हम लोग कहाँ पे बताते हैं? तो फंड्स फ्लो जो एनालिसिस स्टेटमेंट होता है हमारे पास, हम लोग ये वहाँ पे चीज़ें बताते हैं। अच्छा, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द बजट, किस चीज़ को हम लोग बजट में इंक्लूड करेंगे? तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग डिविडेंड्स को अपने बजट्स में इंक्लूड करते हैं कि इस साल हम लोगों ने कितना डिविडेंड पे करना है और कितना हम लोगों ने रिसीव करना है, एक एस्टिमेट हम लोग बनाया करते हैं। 27 ही कहता है जी गिवन सैलरी एक्सपेंस ऑफ 40,000 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज 10,000 कैश आउटफ्लो ऑन सैलरी विल बी। तो याद रखिए जी, कहते हैं जी इस साल आपका जो सैलरी के एक्सपेंस है वो 40,000 है, लेकिन जो आप लोगों के पास ओपनिंग है वो 5,000 है और जो क्लोजिंग है वो 10,000 है। तो आपके पास ये कैसे 35,000 आएगा जी? देखिए 40,000 आपके पास ओपनिंग था, ठीक है, 5,000 आप लोगों ने इस साल का आप लोगों ने उसमें पे किया, तो टोटल कितना आपके पास एक्सपेंस हुआ जी? 45,000। इसमें से आप लोगों के पास 10,000 ऐसा है जो अभी रहता है, आप लोगों ने भी पे नहीं किया, तो टोटल कितना पे किया है? तो 35,000 हम लोगों ने पे किया है। क्योंकि एक्सपेंस 45 था लेकिन पेमेंट हम लोगों ने कितनी की है? वो 35 की है। क्यों? क्योंकि 10,000 तो हमारे पास रह रहा है साल के आखिर में। अच्छा, कहता है जी फ्रांसिस कंपनी हैड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ 4,000 assuming no other transaction what was the cash paid for operating expenses। तो क्या कैश पेड आएगा जी? 20,000 आपके पास टोटल एक्सपेंसेस थे, 4,000 आपके पास डेप्रिसिएशन था। तो डेप्रिसिएशन तो कैश का आइटम ही नहीं होता, ये तो नॉमिनल अकाउंट होता है, लिहाजा 20 में से 4 माइनस करें तो 16 रहता है। अच्छा, कहते हैं जी कैश फ्लो फ्रॉम सेल इज कैलकुलेटेड बाय, तो किस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं? जो कैश फ्लो होती है सेल से, वो कैश सेल या कैश कलेक्शंस और सेल्स ओपनिंग डेटर्स या ओपनिंग बिल रिसीवेबल, ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस करते हैं क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल्स को, ठीक है, इसमें बोथ ए एंड बी पार्ट आएगा हमारे पास। अच्छा, 30 है, कहता है जी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपीयर एज, तो कहाँ पे अपीयर होते हैं जी कैश फ्लो स्टेटमेंट में? तो याद रखें ये सबसे आखिर में अपीयर होते हैं, ये किसी हेड के अंदर नहीं आते, ना ऑपरेटिंग में आते हैं, ना फाइनेंसिंग में आते हैं, ना इन्वेस्टिंग में आते हैं, बल्कि इसका सेपरेट हेड बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो ये नन ऑफ दी अबव होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी, ठीक है। ये एक ओवरव्यू था, बहुत डेप्थ में समझाना तो मुश्किल है, मुश्किल इस वजह से क्योंकि ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। ये इंशाल्लाह ताला जब कभी मौका मिले फिर इस पर एक सेपरेट क्लास रखेंगे, ये पूरे स्टैंडर्ड के मुताबिक बनते हैं। दोस्तों तब तक के लिए दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है तो ज़रूर जो है ना इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि मैथ्स बेनिफिट हो और कुछ हमें भी रिकग्निशन मिले। दोस्तों आप लोगों का शुक्रिया।